जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ तरंग शक्ति एक्सरसाइज की हुई शुरुआत। हमास के प्रमुख को ईरान की राजधानी में ही किया गया ढेर। इंडियन आर्मी के टैंक्स के लिए डीआरडीओ बना रही है एक नया तरह का एक्टिव डिफेंसिव सिस्टम। फ्रेंच फर्म थेलेस के साथ भारत की गरुड़ एरोस्पेस ने करी पार्टनरशिप और पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 फाइटर्स की फ्लीट हो सकती है ग्राउंडेड। आज नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ इंडियन एयरफोर्स ने एक मेगा इवेंट जिसे हम जानते हैं तरंग शक्ति के नाम से, तो इसकी शुरुआत कर दी है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयरफोर्स की तरफ से बताया गया कि ये भारत में आयोजित होने वाली अपनी तरह की पहली और अभी तक की सबसे लार्जेस्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज होने वाली है। इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने 51 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज को इन्विटेशन भेजा है। और इस एक्सरसाइज के दौरान एयर पावर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रियलिस्टिक ऑपरेशंस और स्वदेशी डिफेंस इक्विपमेंट को शोकेस करने में मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा। इस एक्सरसाइज का जो फेज 1 है वो 6 अगस्त से 14 अगस्त तक एयरफोर्स स्टेशन सुलूर में आयोजित होगा। और इस फेज 1 में जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और यूके की एयरफोर्सेस पार्टिसिपेट करेंगी। वहीं इसका जो फेज 2 है तो वो 29 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा और ये आयोजित किया जाएगा एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में। और फेज 2 में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, सिंगापुर, ग्रीस, यूएई और यूएसए समेत 18 और कंट्रीज होंगी ऑब्जर्वर्स के तौर पर। और ये फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के साथ मिलिट्री टाइज को और मजबूत करने, एक दूसरे के साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करने और दुनिया के सामने मेक इन इंडिया को फिर से हाईलाइट करने के लिए ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर साबित हो सकता है। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन एयरफोर्स ने तरंग शक्ति का जो लोगो अनवील किया है तो वो भी काफ़ी कमाल का है, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए, आपके लिए आज का प्रश्न भी यही है कि तरंग शक्ति के लोगो में जो एयरक्राफ्ट दिखाए गए, कमेंट सेक्शन में उनके नाम उसी के अनुसार लिखें जैसे कि वो दिखाए गए, यानी कि सबसे पहले कौन सा एयरक्राफ्ट है, फिर कौन सा। बाकी तरंग शक्ति के जो फेज 1 है उसमें 32 फॉरेन नेशंस के एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करने वाले। बाकी आप सभी के मन में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या भारत ने रशिया को इन्वाइट नहीं किया है, क्योंकि रशिया का नाम तो नहीं लिया गया है। लेकिन आपको क्लियर कर दे कि एयरफोर्स ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है कि इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए रशिया को भारत ने इनवाइट किया था। बाकी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए 10 कंट्रीज के एयरफोर्सेस का कंफर्मेशन आ चुका है और जबकि ऑब्जर्वर्स के तौर पर 18 कंट्रीज का कंफर्मेशन आया है। बाकी इस एक्सरसाइज में F-18, रफाल, यूरोफाइटर टाइफून, F-16 तो इस तरह के फाइटर जेट्स पार्टिसिपेट करने वाले। आज की सबसे बड़ी खबरों में से खबर यह है कि हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया को आज सुबह ईरान की राजधानी तेहरान में एक संभावित एयर स्ट्राइक में एलिमिनेट कर दिया गया है। और हमास प्रमुख को उस समय एलिमिनेट किया गया जब वो उत्तरी तेहरान में एक विशेष आवास में ठहरा हुआ था। और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हमास के प्रमुख को एयर स्ट्राइक के जरिए टारगेट किया गया था और इस एयर स्ट्राइक के लिए ईरान और आतंकी संगठन हमास ने इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है। और ईरान इस हमले को एक बड़े उल्लंघन की तरह मान रहा है, क्योंकि हमास के चीफ को ईरान की राजधानी में ढेर किया गया है। और फिलहाल अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस पर इसराइल की तरफ से कोई भी कमेंट देखने को नहीं मिला है। और जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए स्टेटमेंट दी है कि वे हमास प्रमुख के बदले को अपनी ड्यूटी की तरह कंसिडर कर रहे हैं। और उन्होंने इसराइल को चेतावनी दे दी है कि इसराइल ने उनके गेस्ट को उनके घर पर मार के अपने लिए एक बहुत ही कड़ी सजा तैयार कर ली है। और आपको बता दें कि पिछले साल 7 अक्टूबर को जब इसराइल में हमास के आतंकियों ने इसराइल में घुसकर वहाँ के सिविलियंस पर हमला किया था और जिस तरह की बर्बरता इजरायली सिविलियंस के साथ की गई थी वो आप सभी अच्छे से जानते ही हैं। तो बता दें कि इस घातक हमले के लिए हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया को ही मास्टरमाइंड बताया जाता है, जिसे आज तेहरान में ढेर किया गया। और ये शायद पूरी दुनिया के साथ साथ हमास के चीफ ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि उसे एक ऐसी जगह पर टारगेट किया जाएगा जो जगह शायद उसके लिए सबसे सेफ थी। और अगर आप ये सोच रहे कि हमास का प्रमुख ईरान में कर क्या रहा था, तो आपको बता दें कि जो ये हमास प्रमुख है तो वो ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान पहुंचा था। और ये वही शपथ समारोह है जिसमें करीब 70 देशों के लीडर्स भी पहुंचे थे और इन लीडर्स में भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी भी शामिल थे। और इतना ही नहीं बल्कि शपथ ग्रहण समारोह को लेकर श्री नितिन गडकरी जी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से जो पिक्चर शेयर करी थी, तो उस पिक्चर में भी आप इस्माइल हानिया को देख सकते हैं कि कैसे वो ईरान के ऑफिसर्स के साथ खड़ा है। और शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि हमास का चीफ कुछ ही घंटे बाद एलिमिनेट होने वाला है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद वो उत्तरी तेहरान में एक विशेष आवास में ठहरा हुआ था जब उसके आवास पर एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल आकर गिरा। और कुछ तो ये भी दावा कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्टाइल है वो किसी और दूसरे देश से दागा गया था। बाकी जिसने भी इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है तो उसने जिस प्रिसाइज तरीके से दिया है तो वो सच में तारीफ के काबिल है, क्योंकि इसमें ठोस इंटेलिजेंस इनपुट से लेकर सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम्स सभी परफेक्ट चाहिए थे। बाकी पिछले साल 7 अक्टूबर को जब हमास के सुमोरों ने इसराइल में घुस के वहाँ के सिविलियंस के साथ बर्बरता करी थी, तो उस हमले को सेलिब्रेट करते हुए हमास के लीडर इस्माइल हानिया की एक वीडियो भी सामने आई थी। और जबकि कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी दावा कर रही हैं कि जिस प्रोजेक्टाइल या जिस मिसाइल से हमास के लीडर को टारगेट किया गया था
तो वो मिसाइल डायरेक्टली हमास लीडर की बॉडी पर एम की गई थी। और बाकी इस हमले के लिए भले इसराइल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन इसराइल ने ऑफिशियली अभी तक इस पर कोई कमेंट नहीं किया है। इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ने ऑफिशियल कंफर्मेशन दिया है कि उन्होंने हिजबुल्लाह ग्रुप के सबसे सीनियर मिलिट्री कमांडर सैयद मुसान को अपनी स्ट्राइक में एलिमिनेट कर दिया है। और इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक ये वही है जो कि 8 अक्टूबर से इसराइल में हिजबुल्लाह के हमलों को डायरेक्ट कर रहा था, और जबकि शनिवार के शाम को नॉर्दर्न इसराइल में 12 बच्चों की मृत्यु के लिए भी ये जिम्मेदार था। और पिछले 10 महीनों से लगातार इसके द्वारा रॉकेट्स और यूएवीज की मदद से इसराइल में हमले किए जा रहे थे, जिस वजह से करीब 60,000 सिविलियंस को नॉर्दर्न इसराइल को इवैक्यूएट करना पड़ा था। इसके अलावा एक बेहद ही दुखद खबर है कि केरल के वायनाड में जो लैंडस्लाइड हुआ था, तो उस लैंडस्लाइड में अभी तक 180 से अधिक लोगों की जान जाने की रिपोर्ट आ चुकी है, और जबकि 170 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। और इस आपदा से प्रभावित हुए सभी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए भारत की सभी एजेंसीज ने एक मेजर रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च कर रखा है। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी और केरल की स्टेट रेस्क्यू टीम्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक 1000 से अधिक इफेक्टेड इंडिविजुअल्स को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया। हम ईश्वर से सभी की सेफ्टी और वेलबींग के लिए प्रार्थना करते हैं। फ्रेंच फर्म थेलेस ग्रुप ने भारत की गरुड़ एरोस्पेस के साथ भारत में एडवांस ड्रोन इकोसिस्टम को डेवलप करने के उद्देश्य के साथ एक एमओयू साइन किया है, और ये पार्टनरशिप 2030 तक ड्रोन्स के लिए भारत को एक ग्लोबल हब बनाने वाले एम्बिशंस को सपोर्ट करेगी। इस एग्रीमेंट के मुताबिक फ्रेंच फर्म थेलेस ग्रुप अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, यूएवी डिटेक्शन और सिस्टम इंटीग्रेशन के मामले में अपनी एक्सपर्टीज कंट्रीब्यूट करेगी, जो कि ड्रोन ऑपरेशंस के सीमलेस मैनेजमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी के टैंक्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स के लिए भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ पैसिव स्टील प्लेट से लेकर एक्टिव डिफेंसिव सिस्टम्स को विकसित करने पर काम कर रही है। और वर्तमान समय में इंडियन आर्मी के 65 आर्मर्ड रेजिमेंट्स में जो 3500 से भी अधिक टैंक्स हैं, तो उनको भविष्य में एक नए तरह के एक्टिव आर्मर से इक्विप्ड किया जाएगा। और रिपोर्ट के मुताबिक इस नए आर्मर पर जो कार्य है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और इस नए तरह के आर्मर में कुछ नए तरह के सेंसर्स लगाए जाएंगे जो कि एयर या फिर ग्राउंड से फायर किए गए इनकमिंग एंटी टैंक मिसाइल्स को डिटेक्ट करने में सक्षम होंगे। और ये इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर पर निर्भर एक ऑटोमेटेड सिस्टम होगा। जैसे इसके सेंसर्स इनकमिंग थ्रेट को डिटेक्ट करेंगे, तो वे तुरंत ही उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑटोमेटिकली काउंटर वेपन्स को लॉन्च करेंगे। बाकी अभी वर्तमान समय में इंडियन आर्म फोर्सेस के टैंक्स में जिस तरह के रिएक्टिव आर्मर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनकी तुलना में ये एक्टिव आर्मर और ज़्यादा एडवांस होगा, या यूं कहें कुछ और कदम आगे होगा। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की एयरफोर्स को बेहद ही जल्द एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि उनकी जो F-16 फाइटर्स की फ्लीट है, तो वो फाइनेंशियल इश्यूज के कारण ग्राउंडेड हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इससे जो MRF है, और यहाँ पे हम टायर कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री के बारे में, जो कि पाकिस्तान की F-16 फ्लीट की मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार है। तो उन्होंने अभी हाल ही में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टरेट ऑफ लॉजिस्टिक्स को इस बात को लेकर वार्न किया था कि अमेरिका के फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम के लिए लगभग $6,82,000 की जो पेमेंट है वो ओवर ड्यू है। और ये जो पेमेंट है ये पाकिस्तान के F-16 फाइटर्स के लिए उनकी मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स के सप्लाई को कंटिन्यू रखने के लिए जरूरी है। और पाकिस्तान के MRF ने इस बात को हाईलाइट किया है कि जो पेमेंट ओवर ड्यू है, अगर उसे समय पर नहीं चुकाया गया, तो उनके फाइटर जेट्स की जो ऑपरेशन रेडीनेस है वो काफ़ी गंभीर रूप से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि जो F-16 है वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के सबसे एडवांस फाइटर्स में से एक है, लेकिन पाकिस्तान के पास पैसे की जो तंगी हो रखी है, तो इसी वित्तीय संकट के कारण पहले ही अमेरिका से जो जरूरी स्पेयर पार्ट्स की डिलीवरी है वो रोक दी गई है, जिससे उनकी फ्लीट की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं अब वो खतरे में पड़ गई। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बालाकोट वाले इंसिडेंट के बाद से पाकिस्तानी एयरफोर्स की जो F-16 हैं, तो उनके अच्छे दिन आ ही नहीं रहे। पहले तो पाकिस्तान ने अपने सो कॉल्ड ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में भारत के MiG-21 से अपने एक F-16 को शॉर्ट करवा लिया था, और अब एक बार फिर से पाकिस्तान के F-16 के लिए ये वित्तीय संकट भी आ गया है। बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के F-16 फाइटर्स की फ्लीट पूरी तरह से ग्राउंडेड हो भी जाती है, तो भी पाकिस्तान को चिंता भला क्यों होगी, क्योंकि उनके पास तो 10th जनरेशन का स्पेसशिप जंग फाइटर 17 भी है। तो अब अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2007 में जम्मू कश्मीर के उरी में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कर्नल वसंत वेणुगोपाल और लांस नायक BS गणपत ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। कर्नल वसंत को मरणोपरांत अशोक चक्र से और लांस नायक BS गणपत को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। बाकी आज का जो प्रश्न है वो हम आज के फर्स्ट अपडेट में ऑलरेडी पूछ चुके हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर।
तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।